भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र एवं उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत का भौगोलिक परिदृश्य अत्यंत विविधतापूर्ण है, जो इसके इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को निम्नलिखित 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र, द हिमालयन रीजन। उत्तर भारतीय मैदान, द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। पेनिनसुलर पठार, द पेनिनसुलर प्लेटो। तटीय क्षेत्र, द कोस्टल प्लेन्स। थार मरुस्थल एवं द्वीप समूह, द थार डेजर्ट एंड आइलैंड्स। एक हिमालयी क्षेत्र, द हिमालयन रीजन। विशेषताएं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है: बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयस; मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयस; और शिवालिक। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भारत की सुरक्षा का किले के रूप में कार्य करता है। यहाँ कई प्रमुख नदियों का स्रोत है, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हिमालय ने विदेशी आक्रमणों को रोकने में मदद की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मार्ग, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, आक्रमणकारियों के लिए प्रवेश द्वार भी बने। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक रहा, क्योंकि इसी क्षेत्र से होते हुए बौद्ध धर्म तिब्बत, चीन और मध्य एशिया तक पहुंचा। हिमालय के पर्वतीय राज्य, जैसे नेपाल, सिक्किम और भूटान, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। 2 उत्तर भारतीय मैदान, द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। विशेषताएं। यह क्षेत्र हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होने के कारण इसे भारत का खाद्य भंडार, ग्रैनरी ऑफ इंडिया, कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यह क्षेत्र प्राचीन भारतीय सभ्यताओं, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता का केंद्र रहा है। मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश काल में भी यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र बना रहा। गंगा और यमुना के किनारे स्थित काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, कन्नौज और दिल्ली जैसे शहर भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र रहे हैं। 3 पेनिनसुलर पठार, द पेनिनसुलर प्लेटो। विशेषताएं। यह दक्कन और छोटा नागपुर 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। यह प्राचीनतम भूभाग माना जाता है, जहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यह क्षेत्र दक्षिण भारतीय राज्यों पांड्य, चोल, चेर, सातवाहन, चालुक्य, काकतीय, विजयनगर का केंद्र था। यहाँ लौह-अयस्क, सोना, कोयला और हीरे मिलने के कारण यह प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था। एलोरा और अजंता की गुफाएं, विजयनगर साम्राज्य और गोलकुंडा जैसी ऐतिहासिक धरोहरें इसी क्षेत्र में स्थित है। 4 तटीय क्षेत्र, द कोस्टल प्लेन्स। विशेषताएं। भारत के तटीय क्षेत्र पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट, और पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट, में विभाजित है। यहाँ का जलवायु मानसून पर आधारित है और मछली पकड़ने, नारियल, धान और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ कई प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, विशाखापट्टनम। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य, अरब व्यापारियों, पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रहा। चोल साम्राज्य ने इस क्षेत्र का उपयोग दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव फैलाने के लिए किया। केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों से यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर सके। 5 थार मरुस्थल एवं द्वीप समूह, द थार डेजर्ट एंड आइलैंड्स। विशेषताएं। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ जल संसाधनों की कमी के कारण कृषि कठिन है, लेकिन रेगिस्तानी व्यापार मार्गों की वजह से यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। भारत के द्वीप समूहों में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर,
बीकानेर और जोधपुर व्यापार मार्गों पर स्थित प्रमुख नगर थे। अंडमान और निकोबार द्वीप द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कब्जे में आ गए थे और यह क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण रहा। लक्षद्वीप पर अरब व्यापारियों का प्रभाव पड़ा, जिससे यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। निष्कर्ष: भारत के भौगोलिक क्षेत्रों ने इसके इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। हिमालय ने इसे आक्रमणों से बचाने में मदद की, जबकि गंगा के मैदानों ने इसे राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्रदान की। दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्रों ने भारत के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारत की भौगोलिक विविधता ने इसके इतिहास को एक विशिष्ट पहचान दी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता, जो लगभग 1900 ईसा पूर्व तक समृद्ध थी, के पतन के पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। इन कारणों में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। 1. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय कारक। मानसून की कमी से जल संकट उत्पन्न हुआ, जिससे कृषि कठिन हो गई। सरस्वती नदी के सूखने और अन्य नदियों के मार्ग बदलने से जल आपूर्ति प्रभावित हुई। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से कई नगर नष्ट हो गए। 2. व्यापार और अर्थव्यवस्था का पतन। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का अंत होने से आर्थिक गिरावट आई। संसाधनों की कमी के कारण आंतरिक व्यापार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। 3. प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप और बाढ़ से प्रमुख नगरों को क्षति पहुंची। लंबे समय तक सूखा रहने के कारण लोग अन्य स्थानों पर बसने लगे। 4. सामाजिक और राजनीतिक कारण। केंद्रित प्रशासन की कमी से नगरों की शक्ति कमजोर हो गई। संभावित आक्रमण, संभवतः आर्यों द्वारा, के प्रमाण मिलते हैं, जिससे सभ्यता अस्थिर हुई। 5. जनसंख्या का विस्थापन और सांस्कृतिक परिवर्तन। कई हड़प्पावासी पूर्व की ओर गंगा-यमुना के मैदानों की ओर पलायन कर गए। बाद में विकसित चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता के कुछ तत्व देखे जाते हैं। निष्कर्ष: हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे हुआ। यह जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों के परिणामस्वरूप हुआ। हालांकि इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की सभ्यताओं में जीवित रही। भारत की ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत की ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं। ताम्रपाषाण युग, कॉपरस्टोन एज, भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला था। यह तांबे और पत्थर के औजारों के प्रयोग का युग था और नवपाषाण से लौह युग की ओर संक्रमण का महत्वपूर्ण चरण था। 1. कृषि और अर्थव्यवस्था। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मसूर और कपास थीं। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी और सूअर शामिल थे। कुछ समूहों ने शिकार और मछली पकड़ने को भी अपनाया। 2. बस्तियां और वास्तुकला। लोग नदियों और उपजाऊ मैदानों के पास छोटे गांवों में रहते थे। घर कच्ची ईंटों या लकड़ी और मिट्टी से बने होते थे। दैमाबाद, महाराष्ट्र जैसे कुछ स्थलों में शहरीकरण के प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं। 3. मृदभांड और औजार। चित्रित मृदभांड, कालालाल मृदभांड, गेरुए रंग का मृदभांड प्रचलित था। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग कृषि और शिकार के लिए किया जाता था। शंख, हाथी दांत और अर्धकीमती पत्थरों से आभूषण बनाए जाते थे। 4. सामाजिक और धार्मिक पहलू। पूर्वज पूजा और उर्वरता पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मृतकों के साथ वस्तुएं दफनाई जाती थीं, जो परलोक में विश्वास दर्शाती है। 5. प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। आहरबनास संस्कृति, राजस्थान। जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र। मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश। निष्कर्ष: भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखी। कृषि, मृदभांड निर्माण और धातुकला में इनके योगदान ने आगे आने वाली लौह युग और ऐतिहासिक काल की समाज व्यवस्था को प्रभावित किया। मध्यपाषाणीय संस्कृति। मध्यपाषाण युग, लगभग 10,000 ईपू 6000 ईपू, पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था।
इस काल की विशेषता थी सूक्ष्म उपकरणों माइक्रोलिथ्स का उपयोग। लोग अर्धघुमंतु थे और गुफाओं तथा शैल आश्रयों में रहते थे। वे शिकार, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे, परंतु उन्होंने पशुपालन और प्रारंभिक कृषि की शुरुआत भी की। भीमबेटका, मुंप्र, बागोर, राजस्थान, आदमगढ़ आदि प्रमुख स्थल हैं। भीमबेटका की शैल चित्रकला मानव जीवन और पशुओं को दर्शाती है, जो सांस्कृतिक विकास का संकेत है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति लगभग 3300 से 2600 ईपू सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था थी। इसने शहरी हड़प्पा संस्कृति की नींव रखी। लोग खेती, पशुपालन और कुम्हारी करते थे। उन्होंने कच्ची ईंटों के घर बनाए और चाक पर बनी हुई चित्रित मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाए। कालीबंगा, कोट दीजी, अमरी जैसे स्थल प्रारंभिक नगर नियोजन और कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) संस्कृति लगभग 1200-600 ईपू प्रारंभिक लौह युग की संस्कृति है, जिसकी पहचान है धूसर रंग के बर्तनों पर काले रंग के ज्यामितीय चित्र। यह संस्कृति उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। इसके प्रमुख स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में स्थित है। इसमें लोहे के औजार, कृषि, दुर्गयुक्त बस्तियां और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यह घुमंतु जीवन से स्थायी निवास की ओर संक्रमण को दर्शाती है। महापाषाणीय संस्कृति। महापाषाणीय संस्कृति लगभग 1000 ईपू 300 ई में विशाल पत्थरों मेगालिथ्स के नीचे मृतकों को दफनाने की परंपरा थी। यह संस्कृति विशेषकर दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रचलित थी। लोग लोहे के उपकरणों का उपयोग करते थे, कृषि करते थे और मृदभांड और धातु विज्ञान से परिचित थे। कब्रों में हथियार, आभूषण और बर्तन रखे जाते थे, जो परलोक में विश्वास को दर्शाता है। ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर, मस्की आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। भारत पर सिकंदर, अलेक्जेंडर के आक्रमण का वर्णन कीजिए। भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किए। आक्रमण के कारण सिकंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने भारत की अपार संपत्ति के बारे में सुना था। वह फारसी सम्राट डेरियस से भी अधिक विजय प्राप्त करना चाहता था। मुख्य युद्ध। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने राजा पोरस पुरु से युद्ध किया। पोरस पराजित हुआ, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे फिर से राजा बना दिया। सिकंदर ने गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर यूनानी प्रभाव, विशेष रूप से कला और प्रशासन में। उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य के उदय में मदद मिली। भारत यूनानी संपर्कों की शुरुआत, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़कर वापस चला गया और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। साम्राज्य की अवधारणा क्या है? क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? साम्राज्य की अवधारणा और मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य एक विशाल राजनीतिक सत्ता होती है, जिसमें एक केंद्रीय शक्ति विभिन्न क्षेत्रों और जनजातियों पर शासन करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं होती है: मजबूत प्रशासनिक प्रणाली, सैन्य विस्तार और नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण और व्यापार, विभिन्न संस्कृतियों का एकीकरण। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व भारत का पहला संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर इसे स्थापित किया। क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य बनाया? हाँ, मौर्यों ने एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। राजनीतिक नियंत्रण। चंद्रगुप्त ने मगध से उत्तर पश्चिम भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संगठित प्रशासन।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था और शासन के नियम थे। आर्थिक समृद्धि, यूनान और चीन के साथ व्यापार विकसित हुआ। धार्मिक सहिष्णुता, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और नैतिक शासन को बढ़ावा दिया। सैन्य शक्ति, एक संगठित सेना और गुप्तचर व्यवस्था ने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। इस प्रकार मौर्यों ने भारत का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया, जो भविष्य के शासकों के लिए एक आदर्श बना। दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर। दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण। दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया भौगोलिक परिस्थितियों, व्यापार, कृषि और सामाजिक संरचना से प्रभावित थी। ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में कई राजनीतिक इकाइयां विकसित हुईं, जो बाद में संगठित राज्यों में बदल गईं। दक्कन में राज्य निर्माण। सातवाहन साम्राज्य, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3वीं शताब्दी ईसवी। सातवाहन भारत के प्रथम संगठित शासकों में से थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता संभाली। उनका प्रशासनिक ढांचा मजबूत था, जिसमें राजा, किंग और जनपद, टेरिटरीज का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों ने रोम के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया और सोपारा व भृगुकच्छ, भरूच जैसे बंदरगाहों को नियंत्रित किया। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, खनन और व्यापार पर आधारित थी और सिक्कों के प्रचलन से आर्थिक विकास हुआ। स्थानीय मुखियाओं का उदय। प्रारंभ में महाभोज और महारथी जैसे स्थानीय मुखिया छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे, जो धीरे धीरे वंशानुगत राजशाही में परिवर्तित हुए। तमिलहम में राज्य निर्माण। प्राचीन तमिल क्षेत्र, तमिलहम में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्हें मूवेंद्र, 3 प्रमुख शासक, कहा जाता था। प्रारंभिक राजनीतिक प्रणाली। आरंभ में तमिलहम में कबीलाई मुखिया, वेलीर, शासन करते थे। राजनीतिक नियंत्रण कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। उपजाऊ कावेरी नदी घाटी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र थी। चोल, चेर और पांड्य राज्य। चोलों की राजधानी उरियूर और कावेरीपट्टिनम थी, जहां समुद्री व्यापार फला फूला। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी, जो मोती व्यापार और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चेरों का शासन केरल और पश्चिमी तट तक फैला था, जहां से वे रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मसाला व्यापार करते थे। आर्थिक और सामाजिक संरचना। संगम साहित्य, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3वीं शताब्दी ईसवी से राजनीतिक व्यवस्था, युद्ध और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। टीनाई अवधारणा के अनुसार तमिल भूमि को 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जो शासन व्यवस्था को प्रभावित करते थे। रोमन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार ने समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। दक्कन और तमिलहम में कबीलाई शासन से संगठित राज्यों की ओर एक क्रमिक परिवर्तन हुआ। सातवाहनों ने दक्कन में और मूवेंद्र राजाओं ने तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल, में शाक्य वंश में हुआ था। उन्होंने सत्य की खोज में राजसी जीवन त्याग दिया और वर्षों की तपस्या के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें अहिंसा, आत्मसंयम और करुणा पर बल दिया गया। उनके उपदेशों से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो भारत और अन्य देशों में फैला। उनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। उनके शिष्यों और बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजीवक आजीविका पंथ। आजीवक पंथ एक तपस्वी संप्रदाय था, जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था। आजीवकों का विश्वास था कि सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित है, नीतिवादा और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। वे कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे और मानते थे कि आत्माएं स्वतः विभिन्न जीवन चक्रों से गुजरती है। उन्होंने कठोर तपस्या का पालन किया और प्रारंभ में सम्राट अशोक द्वारा प्रोत्साहित किए गए। हालांकि गुप्त काल के बाद यह पंथ धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अशोक का धम्म।
अशोक का धम्म एक नैतिक सिद्धांतों का समूह था जो बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित था लेकिन किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। इसमें अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान और नैतिक आचरण पर बल दिया गया। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए शिलालेखों और अभिलेखों का उपयोग किया। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जो समाज में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। अशोक के धम्म ने प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया, जिससे भारत और विदेशों में गहरी छाप पड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार। प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार समुद्री संबंधों के कारण फला फूला। यहाँ से रोम, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाह जैसे कावेरीपट्टिनम, अरिकामेडु और भृगु कच्छ व्यापार के केंद्र थे। चोल, चेर और पांड्य शासक मसालों और वस्त्रों के व्यापार में प्रमुख थे। सातवाहन साम्राज्य ने उत्तर भारत से दक्कन को जोड़ने वाले आंतरिक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया। तमिलनाडु में रोमन स्वर्ण मुद्राओं की खोज इस व्यापार की पुष्टि करती है। बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं, कला और विचारों को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाने में सहायता की।